कैसे हैं आप सभी साथियों। आज जो है इस वीडियो में हम लोग एक अद्भुत विषय की बात करें। देखिए, मेरा विषय वही 5 रहेगा। मेरा विषय वही 5 रहा करेगा। उस फर्क कितना रहेगा कि आपको पढ़ाई अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी। मतलब कि आज का जो मेरा विषय है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा ही है हिंदी 12, मतलब कि हिंदी क्लास 12 की हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। और डिपेंड ये करता है कि हिंदी 2 तरह से पढ़ी होगी। मतलब कि एक होता है सीबीएसई बोर्ड की अलग रहती है, उसके अलग रहते हैं, स्टेट्स बोर्ड्स वगैरह की हिंदी अलग रहा करती है। तो साथियों, मैंने सोचा कि देखिए, हिंदी चाहे कहीं की भी रहे, चाहे जैसी भी रहे, ये नहीं फर्क पड़ता है। फर्क ये देखिए, स्ट्रक्चर सबका एक ही होता है। मतलब उदाहरण के माध्यम से अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम आपको एक चीज बता सकते हैं कि हिंदी को, मतलब कि मेरे कहने का कि जैसे 50 नंबर के 100 नंबर के प्रश्न अगर यूपी बोर्ड की स्टेट बोर्ड में आता है, तो 50 ही 100 नंबर के प्रश्न जो है वो राजस्थान बोर्ड में भी आएगा, गुजरात बोर्ड में भी आएगा। बट हर जगह, अब राजस्थान में क्या है, एक भाषा चलती है गुजराती, महाराष्ट्र में एक भाषा चलती है मराठी, वो सब भी वहाँ पढ़ाया जाता है, वो वहाँ की भाषा है, मतलब वो राज्य भाषा है, न कि भारतीय। और आपको एक और चीज़ बता दें कि कई लोग आपने सुना होगा कि हिंदी को लोग कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। तो अभी तक हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसी हिंदी को जो है मातृभाषा के नाम, मातृभाषा है अपने देश की, अपने देश की मातृभाषा हिंदी है। जिस तरह से अमेरिका की में इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश मस्ट है, वैसे अपने देश में हिंदी है। आपने देखा होगा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, तो जो बोर्ड्स एग्जाम के पेपर्स वगैरह आते हैं, कंपटीशन लेवल के पेपर्स आते हैं, उनमें हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, दोनों में लिख रहे। अब आप डिपेंड यहाँ पे करता है कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो या हिंदी में। तो साथियों, आपको एक और चीज़ मैं आज बता देता हूँ कि ये जो हिंदी है अपनी मातृभाषा है, और दूसरी चीज़ की हिंदी को लोग हल्के में लेते हैं, हिंदी को हल्के में। हिंदी कोई बहुत आसान है, बहुत कठिन है। जितना मुझे शेर से नहीं डर लगता, उतना मुझे हिंदी से डर लगता है। हिंदी में मुझे क्या डर लगता है कि मेरी क्या है कि मैं बचपन में जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे जब हिंदी का मेरे उसमें सब्जेक्ट आया, तो हम जब लिखा करते थे तो हम लोगों को काका गगा लिखाया जाता था। तो मैं क्या करता था, जो काका गगा हुआ करता है ना, उसको जो है ऐसा करा जाता है ना कि एक एक लाइन, जब हम लोग बचपन में छोटे रहते तो हम लोगों को एक एक लाइन में लिखा कर की जाती है। मतलब कि इस तरह से, यहाँ पे इस लाइन जैसे लाइनें हैं, ऐसे ऐसे ऐसी लाइन है। यहाँ कहा जाएगा भाई आप क लिखिए, तो यहाँ पे ख रहेगा। अब जो है इस लाइन में ना लिख के हम लोग इस लाइन में लिखते थे ग घ, इस तरह। बचपन में क्या करते थे, मेरी आदत क्या थी कि मैं इस लाइन के बाद सीधे इसमें लिख देता था। इसमें मैं लिख दूँ ग, यहाँ लिख दूँ घ, ऐसे करके मैं ऐसे लिख दिया करता था। हमारी यही गलती हुआ करती थी। तो मैं हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि कैसे लिखना है। क्या हमारी गलती हिंदी में क्या होती है, मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरी क्या है, मेरी जो है वो सबकी वही सबके साथ होता है जी साथियों, सबके साथ वही गलती होती है। गलती में क्या है कि मात्राएं गलत हो जाती है। कभी कभी हमसे कहा जाता है लिखो तुम, एक हम लोगों को पहले बचपन में इमला बोला जाता था। इमला, इमला में मतलब कि जैसे हम लोगों के मात्राओं को, लिखावट को सुधारने के लिए कि हम लोग शब्दों को सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आपने भी बचपन में बहुत से इमला लिखी होगी, आपको भी लिखाया गया होगा। क्लास में पहला काम टीचर लोग हमारे साथ यही किया करते थे, इमला लिखवाते थे। इमला में क्या रहता था ना कि अब देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, इमला में जो है तो साथियों, हम लोगों को इमला लिखवाया जाता था। इस तरह से हम लोगों को क्या थी, हिंदी में सुधार किए, बहुत सुधार भी हमने, बहुत हिंदी में सुधार किया। मात्राएं हम लोगों से अधिकतर गलत हो जाती थी, कहीं पे छोटी की जगह बड़ी की मात्रा, उस समय मात्राएं भी चेक किया। हालांकि हम लोग हायर लेवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मात्रा मतलब आनी चाहिए। मतलब लोग कभी कभी टीचर्स की नज़र बहुत अच्छे से पड़ जाती है, तो मात्रा से हम लोग को मिस्टेक हो जाता है, कितने सारे नंबर्स वगैरह में माइनस मार्किंग आ जाती, मतलब कट जाता है। तो आज हम लोग देखिए, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अगर हम लोग विषय वस्तु की बात कर ले, तो हम आज हिंदी क्लास 12 की पहली क्लास है मेरी।
ये मेरी हिंदी के आप लोगों के लिए पहली वीडियो है। इसमें क्या करना है हमें, आज हम लोग हिंदी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। अब देखिए, कक्षा 12 के हम स्टेट बोर्ड में अगर आए तो हम यूपी बोर्ड की हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे। अब यूपी बोर्ड में 2 किताबें आती, मतलब 2 तरह से होती है, एक आता है हिंदी साहित्य और एक हिंदी आर्ट स्ट्रीम वालों का हिंदी अलग है, और मतलब कि कॉमर्स एंड साइंस आर्ट्स वालों की अलग से हिंदी, मतलब पढ़ना सब एक ही है। जो चीज आर्ट्स को पढ़ना है वही चीज कॉमर्स को भी पढ़ना है, वही चीज जो है साइंस साइड को पढ़ना है। साथियों, कोई भी अलग चीजें हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, बस फर्क क्या है कि हम लोगों में जैसे मुहावरे जो है हिंदी साइंस में आ जाता है तो हिंदी में नहीं आता। थोड़ी थोड़ी 1 नंबर 2 नंबर के इधर उधर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको हर एक विषय की पूरी जानकारी मिलेगी, हर एक टॉपिक को आपको खुल के बताया जाएगा। और रही बात 1-2 नंबर के चक्कर में हम इसको पढ़ लेंगे, इसको ना पढ़ के उसको पढ़ ले, ऐसा नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्योंकि आज तो हम लोग क्लास 12 की बात कर रहे हैं, आगे चल के हमारे 12 नहीं देखा जाएगा कि हिंदी साहित्य की कॉमर्स है। हमने हिंदी साहित्य पढ़ा था, हिंदी पढ़ा ही नहीं था, हमने मुहावरे पढ़े ही नहीं थे, मुहावरे हमारे में आए ही नहीं थे। आगे सब मिलेगा हमको, अगर हम आज से तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो हमको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग जो है आज हिंदी में क्या बात करेंगे, तो हमने बताया कि सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में भी ये नहीं बताएंगे कि हमको कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना पड़ेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज के सिलेबस में हम क्या करेंगे कि पहले प्रश्नों को देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्न किस तरह के, मतलब कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ लीजिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से खाना बनाने में नमक का स्वाद, नमक डालना बहुत आवश्यक है, बिना नमक के खाना बेकार हो जाता है, उसी तरह से अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमें सिलेबस नहीं पता रहेगा तो जब परीक्षा नजदीक आएगी तब हम लोग ये पन्ना पलटेंगे, अरे इसको पढ़ भाई, अरे भाई इसको पढ़, अरे चाचा ये वाला बताओ, अरे भाई ये वाला, हाँ हेलो, अरे यार वो हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे अरे हरिश्चंद्र गए कि नहीं गए। इस तरह से आपके माइंड में प्रश्न घूमेगा। इसलिए ऐसा ना करते हुए पहले आज हम लोग प्रश्न पत्र की चर्चा कर ले कि कितने नंबर के, मतलब हम नंबर्स के बारे में सारे नंबर्स की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम आज बताएंगे आज आपको। आप वीडियो को देखते रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद अंत में बात करेंगे कि हाँ क्या हमें पढ़ना है, हम हिंदी में आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, कोई भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर याद करते तो लोग जड़ में जाते हैं। हिंदी का भी जड़ है। हिंदी का जड़ कैसा है, जैसे हिंदी में देखिए हमें क्या है ना, हिंदी साहित्य में 5 चीज़ें पढ़नी रहती है, गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, संस्कृत। गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, संस्कृत, इन्हीं सब से मिला के हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार होता है। ऐसे ही थोड़ी ना 100 नंबर आपको, 100 नंबर का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया कईयों के मिलने से। और आपको ऐसा भी नहीं है कि एक निबंध लिख दिया आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, बच्चों वाली बात हो गई है। तो इसी तरह से हिंदी का अगर स्ट्रक्चर, हिंदी का भी इतिहास है, हिंदी का विकास कैसे हुआ। अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल को हमारा विकास, हम लोग का पढ़ रहे हैं, कल को हम लोगों को कोई अच्छी नौकरी लग गई, कहीं हम लोगों को अच्छा मिल गया, तो लोग हमारा आप वर्तमान नहीं देखेंगे, पीछे जाकर देखें कि हमने पीछे क्या किया था, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही हाल में यहाँ पे करना है। तो मेरे कहने का मतलब कि नंबर 1 पे अगर है हम खंड, हिंदी में 2 खंड होते हैं, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आता है, खंड ख और खंड का और खंड का। हम पहले खंड का की चर्चा कर लेते हैं कि खंड का में क्या है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हिंदी खंड का में क्या है कि हिंदी गद्य का विकास। साथियों, कुछ लोग कहते हैं, हम हमसे कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, राइटिंग अच्छी नहीं रहती। हम देखिए, हम लिखते ऐसा है कि आपको स्पष्ट दिखे। अब हम छोटा छोटा लिख दे, ऐसा ना हो कि आपको जूम करना पड़े, छठो स्क्रीनशॉट लेना पड़े, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। हिंदी गद्य का विकास। और दूसरा क्या है, हिंदी काव्य। मैंने आपको 5 चीजें बताई थी ना, गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, संस्कृत। ये जो पद्य है हमारा, ये जो है काव्य ही होता है।
आपको तो पता ही है, हमें बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं तो भी कोई छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा चैनल कुछ कहता है कि छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन कभी कभी कई चीज़ें नहीं पता रहती है। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास। तीसरा आता है गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, समझ लीजिए। अभी हम इसके बारे में खुल के चर्चा करेंगे। पांच प्रश्न साथियों, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना पड़ना है। एक सेकंड, साथियों गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है ना कि आपको चौथे पे आता है पद्यांश। ये पद्यांश, इसको घ मत समझिएगा, यहाँ पे ऊपर मात्रा को लंबा है, पाई लंबी है। ऐसा क्यों? पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, इन्हीं सब से हमारा नंबर बनता है। देखिए, अपने बोर्ड एग्जाम में अब हम लोगों के, अगर आपके 5 विषय हैं तो 5 विषय में से हिंदी इंग्लिश प्लस जो आपके 3 विषय में से एक विषय और है, जिसमें भी मतलब जैसे अगर आर्ट साइंस की बात करें तो कुछ लोग का ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, इकोनॉमिक्स वगैरह रहेंगे। तो उनमें से अगर जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है, यही 3-4 विषय ऐसा होता है जिससे जो है आप 80+ नंबर अचीव कर सकते हो एग्जाम्स में। कैसे करते हो आप देखते रहिए, हम बताते जाएंगे। अगला है कहानी। अगला जो है ना साथियों, इसमें देखिए 2 खंड है, मतलब एक है लेखक का जीवन परिचय, और यही हाल कवि का रहेगा। एक लेखक एक कवि का जीवन परिचय आपके पूरे मतलब कि इस बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। हम आपको सारे लेखक के बारे में, अब ये है कि लेखक 8 चैप्टर है, तो 8 लेखक हैं और 7-8 जो है कवि हैं। हम सबके बारे में नहीं पढ़ाएं, आपको हम 3 से 4 लेखक के बारे में पढ़ाएंगे, खुल के इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आप जो है वहां जाके ऐसे लिख दोगे। और वो 4 में से कुछ नहीं तो दो छोड़ तो आपका पक्का फंसेगा, आपको 2 आएगा, आप वहां खुद कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भाई मैं लिखूं कौन सा। देखिएगा, ये इसे जो है 2 खंडों में बांटा गया। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न है कहानी। इसे थोड़ा ऊपर कर दे, नहीं तो ऐसे हिंदी की स्टैंडिंग होगी। अगला है कहानी से आता है। हमने बोला ना अभी कि खंड का में जो है 5 है, गद 5 प्रश्न आते हैं, 5 नहीं 4 आते, 5वां क्या है भी हम आपको आगे खंड खा में आता है, उसका वो भी दिखाएं। कहानी पर आधारित एक प्रश्न आएगा जो कि लघु उत्तरी रहता है, जिसको हम लोग 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। 80 शब्दों का ये मतलब नहीं कि हम लोग मीटर और सब लाभ के लिए लिखेंगे कि 80 हुआ कि नहीं हुआ, 69 हो गया तो एक वर्ग का जोड़ दो, की जोड़, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक पन्ने में वो पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। ये जो है इसका एक पेज में, आप एक पेज में अगर उत्तर लिख दिए तो 100% आपका जो है नंबर श्योर है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। 80 शब्दों का मतलब, हाँ अगर आपके पास, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास समय है। देखिए पेपर में समय जो 3 घंटा मिलता है बहुत, हमको बहुत कम लगता है,
आपको अगर वो 3 घंटा मिल रहा है तो अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप इसको एक पन्ने में लिखिए, नहीं तो 80 शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सब बता रहा हूँ, मैं आपको सब समझाऊंगा, वादा है मेरा आपसे। ऐसे ही आता है खंड काव्य। हम खाली समझ लीजिए आपको इस तरह से बता रहे हैं, इन सब की जब हम ये सब आपको बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, तब आपको हम पूरा एकदम खुल के हर चीज बताया जाएगा आपको। खंड खंड हो गया, हाँ खंड कहा हम भी कह रहे कि गाय दो तो आ गया। खंड काव्य से एक प्रश्न आता है, जैसे कि खंड काव्य की विशेषताएं पूछ लेगा, इसके आधारशिला पे एक आप प्रश्न पूछ लेगा। क्या पूछेगा जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। तो साथियों देखिए क्या है, पहला हिंदी का, इसमें जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 5 नंबर के। ये इसमें से क्या है 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ये तो हम ऐसे आपको पढ़ा देंगे, ऐसे बताएंगे कि सारा एक ही क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। और ये अगला क्या है, गद्यांश पर आधारित ये 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 10 नंबर के प्रश्न आता है इसमें। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का रहेगा। क्या लिखना है लेखक के, देखिए लेखक के जीवन परिचय में कई लोग जो है ना, उनके इसमें क्या है आपको उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका जन्म स्थान, उन्होंने क्या क्या किए, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनकी रचनाएं क्या थी, यही सब लिखने। कैसे लिखने, जब हम पढ़ाएंगे लेखक के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कवि का जो है वो भी 5 नंबर का आएगा। ये के 6 में भी ये भी 5 नंबर का रहेगा, और ये भी 5 नंबर का रहेगा। 5, 10, 20, 30, 40, 50 50 नंबर का खंड क से यही इतने प्रश्न आएंगे। साथियों ये जो प्रश्न सारे लिखवा रहा हूँ मैं, ये सब बता रहा हूँ, आप सब लिखते जाइए, सोचते जाइए। अब हम इसमें आपको बताने लायक क्या है, हिंदी गद्य का विकास, ये इतिहास है कि इसका मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन से युग में क्या आया था, भारतेंदु युग कब शुरू हुआ था, हरीश द्विवेदी युग की 2 रचनाएं बताइए, यही सब जो है इसमें पूछेगा। कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन कर देंगे हम। हिंदी काव्य का विकास से है, काव्य के बारे में पूछेगा। रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब इसी में आते हैं हमारे। पद्यांश का मतलब कि आपको जो है गद्यांश का जो है, गद्यांश पे आपको एक पैराग्राफ दे देगा, एक छोटी सी कहानी के रूप में एक छोटा सा वर्णन करेगा, उसके बारे में आपको लिख देगा। फिर उसके बारे में मतलब आपको 5 प्रश्न उससे पूछेगा। प्रश्न जो पूछेगा उसका उत्तर पेपर में ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन में ही उत्तर है। जैसे पूछ लेगा किसके लेखक का नाम बताइए, कवि की विशेषता क्या थी, कवि उससे में जो कुछ अंडरलाइन कर देगा, उसके बारे में पूछेगा कि इसका अर्थ रेखांकित अंशों की व्याख्या की, ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम। चिंता ना करिए, आपकी चिंता हमारी बीमारी है, तो अपनी बीमारी का तो मैं समाधान करूंगा ही करूंगा ना, इलाज तो मुझे करना ही अपना। तो देखिए ये ऐसी पद्यांश रहेगा, लेखक कवि के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। कहानी ये उनको बहुत अच्छी लगती है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी, आप भी कहोगे कि गजब क्या कहानी है। उनकी कहानी बड़ी अद्भुत रहती है। साथ ही उन्होंने एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी का शीर्षक मतलब कि कहानी का जो लाइन था वो था बड़े घर की बेटियां। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी का मतलब ये नहीं है कि बड़े घर की बेटी उसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, ये अब हम बताते हैं। ये नायक और नायिका, हिंदी में देखिए जिस तरह से हम लोग फिल्मों में हीरो और हीरोइन को देखते हैं ना, वैसे हिंदी में क्या है, हिंदी में जो है पूरा हिंदी का जो काव्य है ना, ये नायक और नायिका, लड़के और लड़की पर ही आधारित है। नायक जैसे नायक हो गया कृष्ण, तो नायिका हो गई राधा, नायक हो गए राम, नायिका हो गई सीता, इस तरह से ही पढ़ा। मतलब पूरा प्रेम का वर्णन काव्य में ही किया गया है, ये एक्सप्लेन करेंगे हम आपके सामने। तो साथियों जो कविता पदार्थ बड़े घर की बेटियां, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बेहतरीन है, आप इसको सर्च करिएगा। इसमें उन्होंने क्या लिखा है ना कि एक मतलब नायिका रहती है, नायिका को एक नायक से प्रेम हो जाता है। नायक जो है वो बहुत गरीब परिवार से है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब रहा करती है।
आर्थिक स्थिति खराब रहने का मतलब है कि मतलब पैसा ऐसा नहीं रहता है, वो पैसाहीन रहता है। पढ़ने में बच्चा बहुत एक नंबर रहता है, तो इस तरह से नायिका को प्रेम हो जाता है नायक से। तो नायक और नायिका को प्रेम हो जाता है, तो नायिका जो है उसके साथ मतलब उसकी शादी होती है। अब नायिका क्या करती है कि नायक के घर आ जाती है, शादी हो गई तो भाई अब कॉमन सी बात है ना कि पति के साथ तो रहेगी ना। तो फिर नायक और नायिका जब साथ रहते हैं तो उनके घर में कभी कभी अनबन हो जाती है, मतलब फैमिली में अनबन में हो जाती है कि जैसे सपोज करिए कि उनके यहाँ जो है, हम लोग के यहाँ कई जगह होता है कि दो अगर मतलब दो बहुएं हैं तो उन दोनों के बीच में अगर संबंध बात हो रही तो अनबन हो गई। तो जैसे अब यहाँ पे क्या है कि नायक का एक बहन है और उसका जो है उसके साथ अनबन हो जाता है, उनकी सास के साथ अनबन हो जाता है, थोड़ा कहना कहा शुरू हो जाता है। तो वो जाके कहती है नायक से, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा घर एकदम बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। तो इस तरह से क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है कि जो नायक का पिता है वो बुजुर्ग आदमी है, वो चाहता है कि इस तरह से न जाए बहू, वो उसके आगे मतलब विनती करता है, हाथ वो करता है। वो ये होता है कि मतलब नायिका जो है उनके आगे एक डिमांड रखती है, एक मांग, या तो ये रहेगी इस घर में या तो मैं रहूंगी, या तो इसको रहना है या तो मुझको रहना है। तुम ये अब नायक से कहती है तुमको डिसाइड करना है कि तुम किसको रखना चाहते हो। तो नायक कहता है कि फिर नायक के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि अब हम किसको रखें। तो इसमें जो है उनके पिताजी जो रहते हैं नायक के पिताजी क्या करते हैं ना कि उसको मतलब कि बहू को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाद में जब सब हो जाता है, जब नायिका चलने के लिए तैयार हो जाती है तो बीच में कुछ ऐसा होता है, तब से उसकी मतलब कि बहन कहती है कि भाई आप भाभी को ही रोक लो, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रुकना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सब हो जाता है, जब नायिका देखती है कि घर की स्थिति मतलब कि लोग एकदम इमोशनल सीन्स आ गए हैं। ये मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अगर कभी मैं स्टोरी बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सारांश की तरह मैं बता रहा हूँ। तो फिर नायिका सब देखती है, कहती है, तो फिर जब जाने लगती है तो फिर उसको कहती है कि दीदी आप मत जाओ, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तब इसी पे जो पिता रहते हैं उसके, तो वो कहते हैं ये बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बेटी है जो बड़ा सम्मान करता है, बड़े घर की बेटी मेरे यही है। तो कहानी में ऐसी कहानी आएगी। क्लास 12 में एक कहानी है खून का रिश्ता, बहुत प्यारी कहानी है। इसको हम जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे कि आपके यहाँ दादी नानी मामी सब देखने लगेंगे बैठ के। आप सबको शेयर करिएगा बस। तो साथियों ये था हमारा खंड, पहला खंड है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले खंड की, तो अगला खंड भी हमारा जो है बहुत ही अद्भुत खंड है। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये 50 नंबर के प्रश्न है साथियों, ऐसे ही पूछे जाते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। साथियों आपको एक चीज और हम बता दें कि हिंदी में जो है हम आपको पहले जो है खंड खा पढ़ाएंगे, इसके बाद जब हम लोग अंतिम में आएंगे तो फिर मतलब कि जब खंड खा हमारा पूरा होने लगेगा, मैं समझ लूंगा कि हाँ खंड खा पूरा हो रहा है, अब हमको खंड खा पे चलना चाहिए, तब मैं आपको खंड खा के बारे में बताऊंगा, परिचित कराऊंगा। तो देखिए खंड खा में क्या है ना, अगला खंड जो हमारा वो है खंड ख, बीच में लिख देते हैं। साथियों एक चीज बता दें, इसमें जो हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य में 5 चीजें पूछी जाती है, नाटक, कहानी, गद्य, पद्य, संस्कृत। संस्कृत की मैंने उसमें कोई चर्चा नहीं की थी, उसमें में नहीं आया, संस्कृत इसी में आता है। संस्कृत पे क्या रहेगा कि संस्कृत गद्य पे मतलब कि प्रश्न पूछा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सब हम पढ़ाए, आपको समझ लीजिए ये सबसे हमारा नंबर बनेगा। संस्कृत गद्य, ये गद्य पे आधारित पद्यांश, संदर्भ संदर्भ से व्याख्या करना है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको हम पढ़ के बताते रहेंगे, आप समझ लीजिएगा। संस्कृत गद्य का मतलब है कि एक जैसे गद्यांश हिंदी के खंड का में क्या था कि गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिया था। इसमें जो है आपको पूरा गद्य दे देगा, प्रश्न नहीं देगा, उसी गद्य की जो है पूरा अर्थ करना, उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा संदर्भ सहित।
अब ससंदर्भ सहित का कहने का मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये संस्कृत के किस अध्याय से लिया गया है, मतलब संस्कृत के किस उससे लिया गया। लेसन 1 से है तो उसके बारे में बताना है। ये हमारे लेसन इतने से लिया गया है, ये हमारे हिंदी गद्य गरिमा की पुस्तक से है। इस तरह से वो हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। और इसी पे जो है एक श्लोक भी आता है, एक श्लोक दे देगा, उसका भी ससंदर्भ सहित ही व्याख्या करना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखिए ये जो है लगभग 7 नंबर का आता है। साथियों अब हम आपको बता दें, इसमें हम आपको नंबर नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे इसमें नंबर आपको? क्योंकि इसमें जो अगर हम नंबर ना बताने का मतलब मेरा ये है कि अभी इसमें जो है ना हमको कंफ्यूजन रहती है कि कभी जो है, हालांकि नंबर फिक्स है। हाँ हम ये बता दें, जब हम संस्कृत गद्य की चर्चा करेंगे, संस्कृत पे आएंगे तब उसमें बताएंगे क्या इसमें देखिए गद्य से जो है 7 नंबर के 12 नंबर के प्रश्न आते हैं, ऐसे आते हैं। इस तरह से हम आपको उसमें जो है बताएंगे आपको पूरा। इसी तरह से अगर हम ध्यान दें तो अगला है, मतलब कि ये जो है हमने उसमें 6 प्रश्न, इसमें और एक आता है नंबर 3 में जो रहता है ना, ये है मतलब कि ये जो संस्कृत के 2 प्रश्न दे देंगे, संस्कृत खंड से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे, केवल 2। 5 कम से कम 4-5 प्रश्न रहेगा, आपको उनमें से किसी 2 का लिखना है ये सब। और ये अति लघु उत्तरी है, एक शब्द 2 शब्द के, एक शब्द के। अगला जो इसमें आता है साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व को 3 खंडों में, मतलब कि जैसे काव्य, आप सोचोगे काव्य सौंदर्य क्या हो रहा है, आप पढ़ चुके हो भैया, तो आपको एक चीज बता दें, 1 2 और ये रहा। मतलब कि काव्य सौंदर्य में सबसे पहले क्या पूछिएगा, रस, छंद, यही सब काव्य सौंदर्य में आता है। अलंकार। अब हम आपको अगर अभी बताने लगे कि रस इतने होते हैं, अलंकार इतने होते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी पड़े। अभी खाली हमको प्रश्न का स्ट्रक्चर देखना है कि आखिर है क्या। जब हम छंद के बारे में बताएंगे तो छंद के तह तक घुस के आपको एक एक पॉइंट नोट कराऊंगा मैं। अब जैसे मेरे कहने मतलब जैसे रस अलंकार कितने होते हैं, अलंकार 2 होते हैं, आपको पता है, शब्दालंकार अर्थालंकार। अब शब्दालंकार अर्थालंकार में अब ये सब जो अलंकार के जब क्लास में रहेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे, खुल के अच्छे से चर्चा हो जाएगी साथियों। अभी जो है हमारा एक शॉर्ट बेट बताना भी उचित नहीं लगेगा मुझे। ये काव्य सौंदर्य के तत्व। अब अगला क्या रहेगा साथियों, इसी में निबंध आता है। निबंध जो है 9 नंबर का रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं कि निबंध को अंतिम में लिखते हैं, पेपर के अंत में, जब सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेते तब पेपर की चर्चा करते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें साथियों, पेपर में ना निबंध को अगर हम लोग 3 पन्ने में अगर आपने लिखा तो 100% 7 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग 1 नंबर है, मतलब राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, नहीं है राइटिंग, कुछ लोग एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हमको मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग कैसे सुधार। तो राइटिंग का लेख सुधारने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो चीज़ें आप पढ़ते हो आप उसको लिखते रहो, कॉपी में लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में भी वो चीज़ सेट हो जाएगी और प्लस आपका राइटिंग मेंटेन होने लगेगा। एक ऐसी निबंध, ये 9 नंबर का रहता है साथियों, इसको हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला इसी में आता है। अब ये अगला है हमारा, मतलब इसमें ही आता है और ये 2 खंडों में रहता है। 2 खंडों का, हमारे पास जगह बहुत कम पड़ रही है थोड़ी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 खंडों का। मतलब कि नंबर 1 पे आता है संधि और दूसरा रहता है समास। ये सब हमें पढ़ना है। और
इन सब के बारे में मैं खुल के चर्चा करूंगा। ये जब तक ये मैं पूरा नहीं पढ़ा लूंगा तब तक मैं मतलब हम लोग देखिए हमारे कहने मतलब हम जितनी भी चीजें आपको बताएंगे अलंकार के बारे में बताएंगे तो अलंकार के हम प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करेंगे साथियों। अलंकार का 1 से 2 मतलब छोटे छोटे प्रश्नों का भी सॉल्व किया जाएगा, उत्तर निकालेंगे। इस तरह से जो हमारा छठा है ये ऐसे रहता है। इसके बाद सातवें में देखें तो सातवें में हमारा आता है रूप। रूप का मतलब कि जैसे धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, अब धातु रूप भी कई ठो होते हैं, बहुत है। हम अभी उन सब के बारे में जब इस पर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे, अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, कोई भी चीज आपकी छोड़ेंगे नहीं। पेपर ऐसे सॉल्व करा जाए कि पेपर की धज्जियां उड़ जाए, पेपर की धज्जियां उड़ा जाए। धातु रूप, शब्द रूप आता है, शब्द रूप भी कई होता है साथियों। इसी तरह से आता है प्रत्यय भी रहता है इसमें। ये सब 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न रहते हैं। और आपको बता दें बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको जो है बहुत प्रॉफिट है। अगला है साथियों विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय ये था हमारा। अब इसे जो है इतने में ही हमारा सारा प्रश्न बनता है। अब हमने इसमें क्या छोड़ा है, मतलब हिंदी साहित्य और हिंदी के अंदर में जो डिफरेंट रहता है। कभी कभी क्या करते हैं कि लोग साहित्य में मतलब कि शायद साहित्य में जो है हमें खुद नहीं मालूम, हम सही बताएं हमें आइडिया नहीं है कि कॉमर्स में क्या रहता है, आर्ट्स में क्या। मेरा मानना ये है कि हम सब पढ़ेंगे तो इसमें मुहावरे आते हैं, मुहावरे भी मतलब हम लोग मुहावरे भी पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं, अनेक अर्थी होते हैं। हाँ, इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे साथियों। तो और हमने आपको बोला कि हम जो इसमें नंबर्स नहीं बताएंगे, जब हम इन सब को छंद पढ़ाएंगे तो छंद के बारे में बताएंगे कि छंद से कै नंबर का प्रश्न आता है। अब अगर हम उस समय कहते कि इससे जो 2 नंबर के प्रश्न पूछा है, अरे 2 नंबर के लिए हम लोग भाई बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बोलिएगा मत। तो इस तरह से आज की हमारे ख्याल से क्लास पूरी हो गई है। हमें प्रश्नों की चर्चा करनी, हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, हमने सब समझा देखा। अभी यदि आपको कुछ ना समझ में आया आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये मेरी हिंदी की पहली अगली क्लास जब हिंदी की हम लोग लेंगे तो हिंदी की अगली क्लास में जो है सबसे पहले हम लोग हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गद्य के बारे में देखा जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग अलंकार देखेंगे, छंद देखेंगे, रस देखेंगे। निबंध के बारे में, निबंध में देखिए कैसे पूछा जाता है। निबंध लिख देने का मतलब नहीं है कि अपने माई फादर पे, मेरे पिताजी पे निबंध लिखो, माता जी के बारे में वर्णन करो, ऐसा नहीं आता। निबंध में जो है हिंदी में मौलिक अभिव्यक्तियों से संबंधित निबंध पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लेगा कि पर्यावरण पर, भारत के पर्यावरण इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की, कोरोना पे 100% जो है, श्योर तो नहीं हूँ 100%, बट आई होप मेरे हिसाब से कोरोना पे निबंध आएगा। आपको कोरोना पे निबंध लिखना पड़ेगा। और कोरोना पे भी निबंध हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं कम से कम 10 निबंध के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा जो सब इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से मेरी क्लास आज की पूरी हो गई साथियों। अगले क्लास के में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आपको पहले चीज़ बता दें कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप, और अपने सभी साथियों तक मेरे वीडियोस पहुंचाइए, क्योंकि हमारी टीम का सपना है कि आपका कोई भी पढ़ाई अधूरा ना है। हमारे रहते आपकी सारी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी चीज़ की कहीं पे कोई वो ना हो कि हमें ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं मिला। हमें आज इसको जानने से हमको क्या फ़ायदा होगा, हमको आज प्रश्न पत्र जानने से क्या फ़ायदा होगा। प्रश्न पत्र जानने से हमको ये फ़ायदा होगा कि हर एक चीज़ मतलब जान गए कि हाँ हमारी अलंकार आएगा तो ये आएगा, तो ऐसे यहाँ से श्लोक पूछेगा, श्लोक से ये नंबर आएंगे, संस्कृत गद्य पूछेगा, 2 प्रश्न हमको संस्कृत के उत्तर देने रहेंगे। मतलब आपके संस्कृत के जो पाठ रहेंगे उसके संबंधित प्रश्न दे देगा, 5 प्रश्न देगा, आपको उसमें से खाली 2 प्रश्न को हल करना है। क्या हल करना है हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। प्रत्यय आएगा, प्रत्यय है, विभक्ति, सब हमको पढ़ना है। मुहावरे भी पढ़ेंगे, अनेकार्थी भी पढ़ेंगे,
शब्द रूप भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब कुछ, आपको कुछ हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई, आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यदि समझ में आए, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सभी साथियों क्लास 12 के सारे साथियों के पास मेरे वीडियोस को भेजिए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि आपको किसी भी चीज़ की ओर जानकारी। ये एक छोटी प्रश्न पत्र क्या है, छोटा होता है। देखिए आज का हमारा उद्देश्य बताते हैं प्रश्न पत्र क्या है। हिंदी का प्रश्न पत्र एक छोटा सा मतलब कहने के लिए, लेकिन प्रश्न पत्र के अंदर क्या है, पूरी किताब आती है। तो छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी है ना। प्रश्न पत्र तो एक 4 पन्ने का पेपर है, पेज 4 पेजों का ही तो आता है, 4 ही पेज में तो, लेकिन उसमें पूरा किताब आता है। यही हमारा क्या है, छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी। तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको उस पर जो सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी, जो चीज़ें आपको बताई जाएगी। और दूसरी चीज़, लोग कह रहे थे हमसे, एक लोगों ने कहा कि आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं ग्रुप बनाएं। हमने कहा नहीं, हम व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि उस पर नंबर का मिसयूज होता है। उसमें जो है हमारे बहनों के नंबर्स के, भाइयों के नंबर्स के कुछ लोग मिसयूज कर लेते हैं। और हमारे टेलीग्राम पे क्या है कि आपको नंबर जो है आप वहाँ पे प्राइवेसी में जाके हाइड कर दीजिए, किसी को आपका नंबर नहीं दिखेगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको टेलीग्राम इंस्टॉल है तो जुड़िए, नहीं इंस्टॉल है तो प्ले स्टोर पे से आप पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, नंबर से अपने वेरीफाई कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको हमारे ग्रुप का, आप उससे जाके जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।